संदेश झूठ से हटके। मैं सीधा सबसे पहले आता हूं डॉक्टर सलीम खान आपके पास। मेरा पहला सवाल ये है, इजराइल कहता है कि उसने आत्मरक्षा के लिए हमला किया। उस पर कोई हमला हुआ था? अगर आत्मरक्षा के लिए हमला नहीं हुआ तो इस हमले के पीछे क्या मंसूबे हैं? क्या उसकी डीप में जाकर आप सोचिए, देर तक सोचिए, दूर तक देखिए, तो आपको क्या नजर आता है सलीम साहब? शुक्रिया जोशी साहब। एक्चुअली ये इस्राइल का पुराना राग है कि वो जब भी कोई अन्याय और अत्याचार करता है तो वो ये कहता है कि मैं आत्मरक्षा के लिए कर रहा हूँ, और सारी दुनिया जो उसका समर्थन करने वाला यूरोप है और अमेरिका है, वो ये कहता है कि इस्राइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, यानी उसको लोगों पर अन्याय का अधिकार है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। जिस देश के पास 100 से ज्यादा एटम बम है, जिसने 55,000 से ज्यादा लोगों को गाजा में पिछले 1.25 साल में जो है वो मार दिया, बच्चों को, औरतों को, वो अगर ये कहता है कि मुझको ईरान के बनने वाले एटम बम से खतरा है और मैं उसके आत्मरक्षा में उसके ऊपर हमला कर दूंगा, तो इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि बेवकूफी की कोई बात नहीं हो सकती। अब सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है, जिसकी वजह से, असल वजह क्या है जिसने के नेतन्याहू को इस बात पर मजबूर किया। आपने जो शुरू में इंट्रोडक्शन दिया उसमें इसकी कई वजूहात जो है वो आ गई। पहली तो यह है कि अमेरिका के साथ जो बातचीत चल रही थी ईरान की, तो वो इस्राइल को बहुत नापसंदीदा थी और इस्राइल ने उसके खिलाफ एतराज भी किया था, और अमेरिका ने ये भी कहा था कि हमको जो है वो इस्राइल से पूछ के अपना काम नहीं करना है, जो हमारे देश हित में काम होगा वो हम करेंगे। तो ये बातचीत, और ये संडे को उसका तीसरा दौर होने वाला था, तो ये बात इस्राइल को पसंद नहीं थी। वो चाहता था कि इससे पहले कुछ ऐसा कर दो कि जिसकी वजह से ईरान के लिए असंभव हो जाए अमेरिका से बात करना। आज भी ट्रंप कह रहे हैं कि मैं बातचीत करना चाहता हूं, हालांकि बेवकूफी की बात है, लेकिन ये कि ईरान तो आ नहीं सकता, तो इसका इल्जाम भी ईरान पे आएगा कि अमेरिका जो है वो बातचीत करना चाहता था और ईरान ने इनकार कर दिया था। एक वजह तो ये है कि जो इस्राइल का जो मनोकामना थी कि इनके बीच में बातचीत ना हो, समझौता ना हो, वो पूरा हो गया। दूसरा, इस्राइल की जो इंटरनल सियासत है, जैसा हमारे भारत में होता है, पाकिस्तान में होता है कि जब कोई अंदर का मामला आता है तो हमको पाकिस्तान दिखाई देता है, पाकिस्तान में कोई मसला आता है तो इनको भारत दिखाई देता है। तो वहां पर एक बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। वहां पे एक फिरका है हरीदी नाम का, जो 13% है, और वो लोग ये कहते हैं कि हम जंग में नहीं जाएंगे इसलिए कि हम धर्म कर्म का काम करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया वहां की कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन ये करता है कि हम फौज में नहीं जाएंगे, वहां फौज में जाना कंपलसरी है, तो उसकी जो सारी सरकारी मदद है वो बंद कर दी जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और उसके खिलाफ हरीदी जो है वो पिछले साल का 2024 का एजिटेशन कर रहे हैं। ये नेतन्याहू की गवर्नमेंट मोदी जी की तरह है जिसके पास जो है वो लोग बहुमत नहीं है, तो उसके जो समर्थक गिरोह हैं वो हरीदियों के ऊपर निर्भर हैं, तो वो लोग दबाव डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम सरकार गिरा देंगे, और विपक्ष दबाव डाल रहा है कि इस कानून को नाफिज करो वरना हम आपकी सरकार गिरा देंगे। तो आप देखिए, ये बुधवार को जो है वो विपक्ष ने पार्लियामेंट में ये डाला कि अब लोकसभा को जो उनकी है कैंसेट बोलते हैं उसको भंग कर दिया जाए, और उसके अगले दिन जो है वो गुरुवार को नेतन्याहू ये कहता है हरीदियों से कि देखो अभी तुम लोग अपना एजिटेशन खत्म कर दो, इसलिए कि ये समय ईरान को निपटने का है। बिल्कुल ईरान का जो है शब्द इस्तेमाल किया, और उसके बाद शुक्रवार को वो हमला कर देता है। यानी वो जो इंटरनल प्रेशर है उसकी तरफ से सारे लोगों का ध्यान वो हटा देता है। तो ये तो एक मसला है, लेकिन ये कि ये जंग जो हुई है इसके बारे में अमेरिका ने खुद कहा
कि उसको इसका पता था। अब एक तरफ तो अमेरिका बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ उसको पता है कि इस्राइल हमला करने वाला है। इसके बावजूद उसने रोका क्यों नहीं? उसने रोका इसलिए नहीं कि अमेरिका के अंदर भी बहुत खराब हालत है ट्रंप की, और ट्रंप के खिलाफ जो है वो 12 राज्यों में 25 शहरों में जो है बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। तो इसलिए ट्रंप भी ये चाहते हैं कि हर रोज उसकी खबरें छप रही थी, कैलिफोर्निया में ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो जो विद्रोह हो रहा है ट्रंप के खिलाफ, उसकी तरफ से भी सारे लोगों का ध्यान हट के ईरान और इसराइल की तरफ आ गया। तो मैं समझता हूँ कि ये 2-3 बड़े-बड़े कारण हैं, जिसकी वजह से अचानक उन्होंने ये हमला कर दिया। मैं पासा साहब आपके पास आता हूं। ये जो चल रहा है, आज जो ऑयल डिपो पर हमला हुआ है और इजराइल ने किया है, बदले में ईरान की तरफ से भी मिसाइलें दागी गई हैं और वहां भी नुकसान हुए हैं, दोनों तरफ नुकसान हुए हैं। और देखिए, जब युद्ध होता है तो नुकसान तो दोनों के होते हैं। कोई भी कितना भी शक्तिशाली ना हो, उसका नुकसान नहीं होगा, ये संभव नहीं है। किसी का कम, किसी का ज्यादा, और कभी कभी तो चींटी भी हाथी पर भारी पड़ जाती है। और फिर ईरान चींटी नहीं है, ईरान उससे 10 गुना बड़ा मुल्क है और समृद्ध देश है। उसके पास में अपनी अच्छी खासी इकोनॉमी है। तो क्या ऐसा मतलब आन पड़ी, अमेरिका को क्यों इजराइल के पीठ पर हाथ रखना पड़ रहा है और इजराइल लड़ रहा है, या अमेरिका में ही ट्रंप के ऊपर इतना दबाव है? वहां पर समृद्धशाली हैं, यहूदियों का एक बड़ा ग्रुप है, उनके दबाव में वो उसके पीछे खड़े हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि वो ऐसा नहीं है। अमेरिका का अपने कुछ हिडन एजेंडाज हैं। वो हिडन एजेंडाज क्या हो सकते हैं? आप इराक पर जो उसने हमला किया था, उसकी पृष्ठभूमि में ईरान के हमले को किस तरीके से देखते हैं? क्या सद्दाम हुसैन की जगह इस बार अयातुल्लाह खुमैनी का पैकेज चाहिए उन्हें? बहुत कड़वी बात कर रहा हूं मैं, बिना लाग लपेट। जी, धन्यवाद जोशी साहब। देखिए, ये नेतन्याहू जब से प्रधानमंत्री बने हैं, खास तौर पे ये ईरान के तरफ से जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेके हर भाषण में ईरान का खतरा इजराइल को बताते हैं। और पूरी दुनिया में जहां भी जाते हैं वो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस में हो, अमेरिका हो या दूसरे मुल्कों में, ईरान न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है और कुछ ही अरसे में वो न्यूक्लियर बम भी बना लेगा बोल के बहुत अरसे से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो अब हालांकि वो बराक ओबामा जब थे और बाइडेन जब थे, हमला करना चाहते थे, लेकिन वो अमेरिका के साथ मिलके करना चाहते थे। या अगर वो हमला करते हैं तो अमेरिका उनको मदद करने के लिए आने पे मजबूर होके उनका साथ दे बोल के वो भी कोशिश करे। लेकिन कुछ ना कुछ वजह से जो है ये टल गया। एक वजह ये थी कि ये जो ग्लोबल ऑर्डर है अमेरिका और यूरोप का और वेस्टर्न कंट्रीज का, वो धीरे धीरे चैलेंज में आ रहा है। ब्रिक्स के जरिए, चाइना के जरिए, और रूस और ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जो भी देश इसमें हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा अपने बीच में जो है ट्रेड जो है अपनी करेंसी में कर रहे हैं, डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये तो एक तरफ है। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन से अमेरिका और वेस्ट ये उम्मीद कर रहे थे कि सैंक्शंस लगा के और जंग छेड़ के रूस को कमजोर करके टुकड़े कर देंगे, जैसा उन्होंने सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान, सऊदी मनी और फौज को लेकर करे। तो वो वहाँ यूक्रेन में कुछ खास प्रगति नहीं हुई। रशिया लगातार जीतता आ रहा है और इकोनॉमिक पोजीशन भी रूस की काफी मजबूत हो गई है। और यूरोप जो निर्भर था रूस के ऊपर गैस और तेल से, वो कमजोर होता जा रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति जो है जीरो डेवलपमेंट हो रही है और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है। तो अब उनका मुद्दा था रूस को कमजोर करना और रूस और चीन की दोस्ती को अलग थलग करना। चूंकि वहां प्रगति नहीं हुई
तो अब ये दूसरा रास्ता चुने हैं ये। आपको याद दिला दूं कि अक्टूबर 23 में जब हमास ने हमला किया इजराइल का, ये सिर्फ बहाना था, प्रीटेक्स्ट था, जैसा WMD को लेके इराक पे हमला करके सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट दिया। तो जब से ये हमास का मामला हुआ, आप देखते आ रहे हैं कि इजराइल नरसंहार करता आ रहा है गाजा में, और उसके बाद हिजबुल्लाह पे भी चढ़ाई कर दी उसने, उसके बाद हुतीस पे भी हमला कर रहे हैं। सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सभी नाटो देश जो है ईरान, यमन पे हमला कर रहे। तो नेतन्याहू और अमेरिका और वेस्ट ये समझते थे कि इजराइल के जरिए इन तीनों एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस को कमजोर कर दिए हैं और उसकी वजह से ईरान कमजोर हो गया है। तो जैसा वो समझते थे कि वो रशिया को कमजोर कर दिया है, हरा दिए हैं और वगैरह वगैरह करके, यहाँ भी वही सोच लेके उन्होंने ईरान पे हमला किया। अमेरिका इसको अच्छी तरह जानता था और वो जो बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच में चलती थी, उसी दौरान सीक्रेट तैयारी हो रही थी, और अंदर जो मोसाद और CIA का और दूसरे MI6 का जो कोऑपरेशन से उन्होंने साइंटिस्ट को, जनरल्स को मारा, वो तैयारी चल रही थी। तो ये मामला जो है अमेरिका जो पीछे है, ये डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी में भी और नाटो भी। तो अब असल मकसद ये है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वो एक प्रीटेक्स है WMD की तरह। और हालांकि नेतन्याहू ने इजराइल फाइटर जेट से नेतान्स को और दूसरे न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया है, लेकिन अगर आप दूसरे हमले देखें, तबरीज से लेके पूरे नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ ईरान में जो भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर था, पाइपलाइन से लेके, गैस डिपो से लेके, यहाँ तक के जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, सिविलियन और मिलिट्री, उस पे भी उन्होंने काफी बमबारी बना के नुकसान पहुंचाया। और उनका सिर्फ एक ही मेन एजेंडा है कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरह या नॉर्थ कोरिया की तरह, क्योंकि अगर न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो उसको हराना, उसको रेजिम चेंज करना नामुमकिन हो जाएगा। तो एक तो असल मकसद ये है। दूसरा अहम रीजन ये है कि ईरान जो है अपना तेल सैंक्शन के बावजूद 80 और 65% जो है चीन को भेज रहा है, और गैस भी जो है तुर्कमेनिस्तान के जरिए चीन को भेज रहा है। तो असल अमेरिका का और वेस्ट का मकसद है चीन को कमजोर करना, क्योंकि वो रशिया को कमजोर नहीं कर सके। तो अब स्ट्रैटेजी ये है कि टैरिफ लगा के, डरा धमका के लेके चीन को जो है अब निशाना बना रहे हैं, और इसमें जो है ट्रायंगुलर कंटेस्ट में ईरान वीकेस्ट लिंक है और सबसे नजदीक है ईरान चीन और रूस के देशों से। तो उनका रेजिम चेंज एजेंडा जो कई सालों से ईरान में चल रहा था, वहां सक्सेस नहीं हुआ। तो अब जंग करके जो है लोगों को उकसाना चाहते हैं आयतुल्ला रेजिम के खिलाफ, और सैंक्शंस डाल के वो असफल रहे। तो जंग करके अब लोगों को बताना चाहते हैं कि ये निकम्मे हैं, ये आपकी सिक्योरिटी नहीं कर सकते, आप बगावत करिए बोल के। ओपनली अब नेतन्याहू, अमेरिका और वेस्टर्न लीडर्स कह रहे हैं कि ये मुल्ला रिजिम को आप तख्ता पलट के हटाइए बोल के। वो इसलिए कर रहे हैं कि चाहे ईरान पे कब्जा हो जाए सीरिया की तरह, और शाह के जमाने में जो उनका दबदबा था ईरान में, जिससे वो सोवियत यूनियन को काफी नुकसान पहुंचाते थे कोल्ड वॉर में, तो उसी नजरिए से जो देख रहे हैं कि ईरान बड़ा मुल्क है, उसके पास तेल और गैस है, और चीन और रूस के नजदीक है, और उसको इस्तेमाल करके जो है चीन को कमजोर करना है बोल के। सबसे पहले उनका जो है तेल और गैस चीन को बंद करना है। तो इसमें उन्होंने जैसा यूक्रेन में मिसकैलकुलेशन किया, उसी तरह ईरान पे भी मिसकैलकुलेट कर लिए कि हिजबुल्ला और हमास और हूती को कमजोर करके और बशार अल असद को हटा के जो है ईरान डर गया है, कमजोर हो गया बोल के।
लेकिन ये असलियत नहीं थी। ईरान जो है पिछले 25-30 सालों से लगातार अपनी मिलिट्री क्षमता बढ़ा रहा है। वो अपने आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मिसाइल्स, क्रूज हो या हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह, और उनकी नेवी भी काफी मजबूत हो गई है। और रूस और चीन के साथ भी जो है वो काफी हथियार और टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट करके ईरान में ही वेपन्स बना रहे हैं। और चीन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की तरह 4 या 5 सैटेलाइट 24 घंटे ईरान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, चाइनीज के सैटेलाइट, और हर मिनट का इंफॉर्मेशन, मिसाइल्स कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से हवाई जहाज आ रहे हैं, सभी को इंफॉर्मेशन ईरान को दे रहे हैं। रूस भी यही कर रहा है। तो रूस और चीन ईरान ये को दे समझ रहे हैं, के इराक को नहीं, ईरान को ईरान दे रहे हैं। हाँ। जी ईरान को दे रहे हैं, और उनका मकसद ये है कि अगर ईरान को हरा देते हैं तो उनका नंबर आएगा बोल के वो पेश आगे हैं। तो ये जो मिसकैलकुलेशन हुआ मिलिट्री कैपेबिलिटी ईरान की, तो उसको लेके अब नेतन्याहू और अमेरिका सब परेशान है। नेतन्याहू पुतिन से डायरेक्ट फोन पे बातचीत करके आग्रह किया कि आप अपना असर और रसूख तेहरान आयतुल्ला से यूज करके इसराइल पे जो हमला कर रहा है उसको रोकिए। और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने भी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को फोन करके आग्रह किया कि आपकी दोस्ती तेहरान से है, आयतुल्ला से है, आप भी उनको बताइए कि ईरान पे हमला ना करे। यही कतार और इमारात के लीडर भी वही कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये हुआ कि जो इजराइल समझता था या अमेरिका समझता था कि ईरान डर गया है, कमजोर हो गया है, लेकिन वो मुंहतोड़ जो जवाब दिया ईरान, हालांकि वो 200 मिसाइल भेजे, मेरे हिसाब से 80% के करीब जो है अमेरिका, जॉर्डन और दूसरे इनके मित्र इस क्षेत्र में मार गिराए। जो 20% थे वो इजरायली ठिकानों पे मारे गए, हाइफा हार्बर पे, डिफेंस मिनिस्ट्री, इकोनॉमी मिनिस्ट्री, और जो उनका वेयर हाउस था, अड्डा था, जहां अमेरिका पूरे नाटो से हथियार लगा के स्टोर करते थे, उसको भी उड़ा दिया गया। और गैस प्लेटफॉर्म 2 मेडिटेरेनियन सी लिवियातन जिससे गैस आती थी उसको भी उड़ा दिए। और इसके अलावा बहुत सारे ठिकानों पे भी उन्होंने निशाना बनाया, जिससे काफी नुकसान है, जो कि इजराइल सेंसरशिप की वजह से वो छुपाना चाहता है। लेकिन धीरे धीरे उभर के इंफॉर्मेशन आ रहा है वहां के लोगों जो हताहत हुए हैं और जो बिल्डिंगें गिरे हैं, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं कि ये सिर्फ सिविलियन है, बल्कि बता रहे हैं डिफेंस हेडक्वार्टर्स को भी काफी नुकसान हुआ। और एयर बेस में उनके काफी टेक्नीशियंस वगैरह सब जो रिपेयर करते थे और वहाँ ठिकाने पे रखते थे, क्योंकि 200 फाइटर जेट्स जिसमें F-35 भी थे अमेरिका के, F-16 भी थे, ये सब बमबारी करके अमेरिका ने उनको रिफ्यूलिंग किया कतार से शाम और इराक के एयर स्पेस में, और वो इजराइल वापस नहीं गई है 200 जिसमें 1 या 2 मार गिराए थे ईरानी। ये सीधा साइप्रस ब्रिटिश हवाई अड्डे पे खड़े हैं अभी भी। तो वहां से इजराइल आके हथियार लेके बमबारी करके और दोबारा वहां चले जाते हैं। तो इसमें इतना बड़ा हाथ है ब्रिटेन का और फ्रांस का और अमेरिका का कि ये पूरी सोची समझी प्लानिंग साजिश है, और इजराइल से खोटा है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इजराइल का ग्रेटर इजराइल में भी इसमें कुछ इंटरेस्ट है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ट्रंप के जरिए ये काम करके वेस्ट बैंक को एनेक्स कर ले, जैसा गोलान हाइट्स को उन्होंने किया, और टेल अवीव से जेरूसलम को जो एम्बेसी शिफ्ट करके जेरूसलम भी उनका एक कैपिटल, इटरनल कैपिटल है बोल के कर लिए। तो ईरान जो है सेल्फ रिलायंट है और इतनी बड़ी पैमाने पे मिसाइल्स बना रहा है, ड्रोन्स बना रहा है, और रूस से एंटी एयरक्राफ्ट भी लेके उसको मॉडर्नाइज करके इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो क्वांटिटी है ईरान के पास, अगर एक एयरक्राफ्ट भी आता है तो कम से कम 70-80 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भेजते हैं वो। तो इसी तरह ये 2 या 3 इजराइल के हवाई जहाज मार गिराए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी ठिकानों पे इजराइल ने बमबारी की है वो डेकॉय थे, वो ओरिजिनल नहीं थे। लगते थे कि ये असल मिलिट्री ठिकाने हैं। उनको पता था कि ये
या तो ईरानी जासूस मोसाद को बता देंगे और उस पर इजराइल हमला करेगा बोल के जो 28 अड्डे बता रहे हैं उसमें सिर्फ 2 या 3 जो है एक्चुअल असल में प्रोडक्शन सेंटर थे, बाकी के सब डिकॉय थे और वो दिखाने के लिए कैमोफ्लेज करके वहां रखे थे, लेकिन असल में जो नुकसान हुआ है ईरान का जो बड़ा चढ़ा के वेस्टर्न प्रेस बोल रही है वो इतना नहीं हुआ है, अभी भी काफी उनके पास इंटैक्ट है प्रोडक्शन लेकिन फैसिलिटी। सबसे बड़ा नुकसान तो उनके वैज्ञानिक हैं, जो 9 लोग मारे गए हैं पहले हमले में, वो तो बड़ा नुकसान है। जी ये तो बड़ा नुकसान है, लेकिन उनके पास सिर्फ 9-10 नहीं है। मैं गया हूँ ईरान में, उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को गया हूँ, हेवी वाटर प्लांट्स को भी गया हूँ, बुशहर के पास भी गया हूँ, तो उनके पास 100-200 में 500 से ज्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। पूरी दुनिया में पढ़ के वो तालीम हासिल करके आए, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रूस हो, चीन हो, ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका हो, पूरी दुनिया से वो पढ़ के आए हैं और उनकी तादाद कोई कम नहीं है। 8-10 भी मर गए तो और 50-60 वही एक्सपीरियंस से आगे बढ़ाएंगे। और ये जंग से इजराइल हमले से साफ पता हो गया कि ये जैसा भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बने हैं या नॉर्थ कोरिया बनिया है, तो कोई भी हमला करने का जरूरत नहीं रखता। तो ईरान भी अब जो है फैसला कर लिया है कि अगर हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनेंगे तो हमारी रजीम को भी खतरा होगा। तो अब ये पहला आयतुल्लाह खामनेई का एजेंडा होगा कि न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर हथियार बनाओ, जो भी उनके पास एनरिच यूरेनियम है, चाहे 9-10 न्यूक्लियर बम बना के वो न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे और डिक्लेयर कर देंगे कि ये इजराइल के हमले से जो है हम न्यूक्लियर पावर बने हैं। तो बाद में देखते हैं कि इजराइल क्या हमला कर सकता है, क्योंकि जवाबी हमले में एक भी अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन यूज करता है, जो कि उसके पास क्षमता है भेजने की मिसाइल से, तो इजराइल तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए वो डर के मारे, खौफ के मारे जो है या तो भाग गया है नेतन्याहू, या तो अमेरिका उसको बुला के महफूज कहीं, या ब्रिटिश बुला के ग्रीस या साइप्रस में रखे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम इजराइल की सुप्रीमेसी जो अमेरिका के बलबूते पे थी वो खत्म हो गई है। वो इनविंसिबल नहीं है जो इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, कि उसकी सुपीरियरिटी जो है ईरान ने चैलेंज करके ये साबित कर दिया कि आपकी दादागिरी चलेगी नहीं और हम डायरेक्टली आपको मुकाबला करेंगे, जो भी आप करते हैं उसका जवाबी हमला करेंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे। और हमारे साथी भी, चाहे वो हूती हो या पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स इराक में है, वो भी आगे चल के हमला करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हूती कर रहे हैं यमन वाले रेड सी में, इजराइल के जहाज पोर्ट ऑफ इलात या कहीं भी नहीं जाए, या जो भी जहाज वहां जाते हैं उनको निशाना बनाए, तो अब ईरान वही करेगा खाड़ी में, पर्शियन गल्फ में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, कि जो भी जहाज इजराइल को जाएगा या अमेरिका का आएगा या जो भी सपोर्ट करेगा उनको निशाना बनाएगा, जबरदस्ती खींच के जो अपने बंदर अब्बास या बुशहर या चाबहार के पास ले जाके पूछताछ करेंगे और हरास करेंगे। और इससे चूंकि तेल, गैस और दूसरे चीजों से हजारों के जहाज आते जाते रहते हैं, तो अब ये जो है लॉन्ग टर्म होगा। ईरान के पास ये बहुत बड़ा हथियार है, हूथियों के साथ मिलके ईरान जो है शिपिंग को क्रिपल करेगा और इससे जो है तेल और गैस की दाम और बढ़ जाएंगे और सप्लाई चेन भी डिसरप्ट होगा। और चूंकि खाड़ी के देशों, ईरान को पता है कि खाड़ी के देश ये एक ना एक जरिए से इजराइल को मदद कर रहे हैं, अमेरिका को मदद कर रहे हैं, तो उनको भी है, उनके भी जहाजों को निशाना बना, चाहे वो इमारात हो या बहरीन हो या कतार हो। ये तो उन्होंने चेतावनी दे दी है कि जो उनका साथ देगा इजराइल का, उसको भी हम निशाना बनाएंगे, वो भी हमारे टारगेट। लेकिन एक बात चेतावनी दिए हैं, लेकिन उस पर अमल भी करेंगे वो। हाँ, मैं एक बात समझना चाहता हूं सर आपसे कि इजराइल में जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, वो सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है दुनिया का। जी, उसको भी नुकसान पहुंचा दिया है ईरान ने, उसको भेज दिया है। जी, क्योंकि पिछले 2 बार जब ईरान ने हमला किया तो उन्होंने हर एक डायरेक्शन से अपने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल भेजे, कई 100 भेजे,
तो उसके बैकग्राउंड में उन्होंने ये सबक सीखा कि ये बार उनकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। उन्होंने ईरान से इजराइल के हजार किलोमीटर का जो फासला है उसको एक एयर कॉरिडोर बना दिया, जैसा एक सिविलियन जहाज जाता है दिल्ली से इजराइल, तो एक कॉरिडोर सीधा होता है जो कि सभी देशों से परमिशन लेके उसी रास्ते से जाते हैं, इधर उधर नहीं भटकते। तो ईरान ने भी एक एयर कॉरिडोर बना दिया और उसी कॉरिडोर के जरिए एक के बाद 70-80 मिसाइल भेजने लगा। तो ये आयरन डोम और डेविड स्लिंग जो है वो सभी जगह से उसको रेडार से पकड़ के मारने की क्षमता है, लेकिन एक ही जगह से इतने सारे इकट्ठा आ जाए तो वो फेल हो गया। वो उनकी स्ट्रैटेजी ईरान की जो है सोची समझी थी, इसीलिए जो है इतने सारे मिसाइल जो कि 20% मेरे हिसाब से है वो इजराइल पे गिरे और काफी नुकसान हुआ। अगर यही स्ट्रैटेजी अगले बार भी करेंगे तो मेरे ख्याल से इजराइल कुछ नहीं कर पाएगा, अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका ये डिफेंस सिस्टम हर एक तरफ से मिसाइल आएंगे बोल के वो बेसिस पे वो अटैक करते हैं और चारों तरफ रेडार घूमता रहता है। लेकिन एक ही तरफ से इतने सारे आ गए तो इंग्लिश में जो बोलते हैं ओवरव्हील्ड कैपेसिटी उसके पास नहीं रहेगी, वो अंधा हो जाएगा। वो आयरन डोम जो है जिसके आंख पूरी तरफ इधर उधर घुमा के जो ट्रैक करता है, अगर एक ही तरफ से आ गए तो कंप्लीट अंधा हो जाता है। तो इसीलिए उसका फेलियर हुआ और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है ईरान की और वो इसको इस्तेमाल किया सक्सेसफुली। जी, ये बात तो सही है कि जिस तरह से अमेरिका ने पहले ईरान इराक करवाया, उसके बाद फिर इराक को तबाह किया और इराक को तबाह करने के बाद वो जिस तरह से सद्दाम हुसैन का पैकेज उसने तय कर लिया था, डिसाइड कर लिया था, क्या इस बार आयतुल्लाह खुमैनी उसके टारगेट पर है? जी, आयतुल्लाह खुमैनी मेन टारगेट है क्योंकि वो मेन डिसीजन मेकर है। पूरी डिसीजन जो है आयतुल्लाह खामनी ही लेते हैं। हाँ, कुछ सलीम साहब बोलना चाहते थे। जी हाँ सर, सलीम साहब जी। देखिए जोशी साहब, आप उस मिसाल को जो आपने उदाहरण दिया है, ये देखिए कि अमेरिका ने अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए इराक और सद्दाम हुसैन का इस्तेमाल किया। उस वक्त इमाम खुमैनी ईरान में थे, 10 साल जंग चली, ईरान 8 साल 8 साल हाँ 7 साल 8 साल और उसके बाद वो जंग के बाद अल्टीमेटली ईरान का कुछ नहीं बिगड़ा और बिगड़ा इराक का, और इराक से सद्दाम हुसैन को जाना पड़ा। अब अभी जो सिचुएशन है कि सऊदी अरब ने ईरान की हिमायत कर दिया, अफगानिस्तान ने ईरान की हिमायत कर दिया और पाकिस्तान ने ईरान की हिमायत कर दिया। यानी लोग ये कह रहे थे कि इन तीनों का इस्तेमाल जो है जिस तरह से पहले इराक का किया गया था, इनमें से किसी न किसी एक का इस्तेमाल करेगा। ऐसा नहीं हो सका। अब इस्तेमाल किया जा रहा है इसराइल का, जो पहले नहीं करते थे, इसलिए कि वो ये जानते थे कि अगर ईरान पे हमला करेंगे तो ईरान भी हमला करेगा। वो नहीं चाहते थे कि ईरान पे हमला हो। मजबूरन जब उन्होंने देखा कि आसपास का कोई देश अमेरिका का जो है वो कठपुतली बनने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने अपने सबसे बड़े पिट्ठू इसराइल को ही बीच में झोंक दिया। तो अब जिस तरह से सद्दाम हुसैन की सरकार गई थी, उस तरह से इसराइल की सरकार जाएगी। यानी जो उदाहरण है उससे ये बात समझ में आती है। और जिस तरह से ये कहा गया था कि भाई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की खबर ही गलत थी, हमारे पास सही खबर नहीं थी और सॉरी बोल दिया अमेरिका ने। इस तरह से जब इसराइल का सत्ता परिवर्तन होगा और इसराइल में जब तब्दीली आएगी तो वो इस तरह का कोई बहाना बना के अपना हाथ झटक लेगा।